हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। आपने वर्ल्ड मैप या विश्व का मानचित्र तो देखा ही होगा, और विश्व का मानचित्र जब आप देखते हैं तो महासागरों पे अगर नज़र डालते हो तो आपको बीच में कुछ कटक नुमा या पहाड़ी नुमा आकृति देखने को मिलती है। जैसे कि अटलांटिक महासागर में ये एस शेप की आकृति देखने को मिलती है। आप चाहे तो गूगल मैप में जो सैटेलाइट व्यू से देखते हैं महासागर में, तब भी आपको ये नजर आएगी। तो ये जो एस शेप की आकृति क्या है, यह एक कटक है जिसको इंग्लिश में रिज बोलते हैं। ये महासागरों के बीच में है, इसलिए इसको मध्य महासागरीय कटक, इंग्लिश में मिड ओशियनिक रिज कहते हैं। क्या केवल ये अटलांटिक महासागर में ही है? नहीं, ये सभी महासागरों में है। जैसे आप हिंद महासागर में भी इसका एक्सटेंशन देख रहे हो, इसी प्रकार आगे आप प्रशांत महासागर में भी इसका एक्सटेंशन है वो देख पा रहे हैं। तो ये सारे महासागरों के अंदर फैली हुई है। तो ये जो रिज है, इसका निर्माण कैसे हुआ? जब सागर का एक्सप्लोरेशन हुआ, महासागरों का एक्सप्लोरेशन हुआ, ओशियन में अलग अलग ऐसी भू आकृतियां देखने को मिली, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में प्रश्न उठा कि इनका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम बात करें सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये दिया था हैरी हेस महोदय ने दिया था। हैरी हेस महोदय ने 1960 में दिया था, और 1960 के बाद उनका ये जो पब्लिकेशन है वो 1962 में प्रकाशित हुआ था, हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन के नाम से, यानी कि सागर बेसिन का इतिहास। 1962 में ये पब्लिश हुई थी। तो जो हैरी हेस महोदय थे वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे। तो ये पहले वहाँ जियोलॉजी पढ़ाते थे। उसके बाद में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इनकी जो सेवाएं हैं वो नेवी के अंदर हो गई। और जब ये नेवी के अंदर जो नेवल शिप से यानी कि नेवी के जहाज़ों से जब सागर के ऊपर यात्रा करते थे, तो सागर के ऊपर यात्रा करते थे तो इनके पास सोनार यंत्र रहता था। सोनार यंत्र क्या है? साउंड वेव फेंकता है और वापस टक्कर कर आने की जो कितने सेकेंड में भाई ये जाके आ रही है वापस साउंड वेव, तो उसके आधार पे वो उसकी गहराई का पता लगाते थे, तो भाई कहाँ तक साउंड जा रही है। तो जहाँ पे ज़्यादा गहराई होती थी वहाँ पे ज़्यादा सेकंड लगता था, कहीं पे बहुत ऊंचा भाग होता था, जैसे कटके हैं तो वहाँ पे ऊंचा भाग होता था। इसी प्रकार इन्होंने एक गुयोट नामक आकृति है उसका भी पता लगाया था। तो जो गुयोट नामक आकृति है उसको एक तरह से सबमर्ज्ड यानी कि डूबा हुआ टेबल, मतलब फ्लैट टॉप्ड माउंट कहेंगे, यानी कि ऊपर से समतल फ्लैट टॉप्ड और सबमर्ज्ड यानी डूबा हुआ। तो ऐसी आकृति को उन्होंने, जो ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में थे तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो गुयोट थे जो कि जियोलॉजी और जियोग्राफी डिपार्टमेंट के वहाँ फाउंडर थे, तो उनके नाम से ही उन्होंने इस आकृति को गुयोट नाम दे दिया। गुयोट नाम उनकी मतलब लेजेसी के कारण, उनकी मतलब जो फाउंडिंग थे उनकी वजह से उनको ये नाम दे दिया। तो ये अलग अलग आकृतियां देखते थे तो इन्हें मतलब आभास तो हो गया था कि अलग अलग है। फिर जब ये वापस द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सागर के अंदर एक्सप्लोरेशन चलने लगा, सागर के मैप बनने लगे। तो जो सागर के मैप बनने लगे तो शुरुआती जो मैप है, तो शीत विश्व युद्ध चल रहा था, तो शुरुआती मैप है ज़्यादा रिलीज नहीं हुए। जैसे ये मैप आप देख पा रहे हो, ये 1978 का मैप है और ये भी एक तरह की पेंटिंग है। तो ये बाद में पब्लिश हुई थी। उसके पहले केवल मतलब बिना नाम के ही कुछ मैप पब्लिश हुए थे, और उनके आधार पे जो अटलांटिक महासागर के मैप पब्लिश हुए थे, तो उनके आधार पे जब देखा गया कि भाई अंदर ये मध्य महासागरीय ऐसी कटक है, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि भाई ये ऐसा क्यों है। तो हैरी हेस महोदय ने जब इसकी पड़ताल की कि भाई ये ऐसा क्यों है, तो इनकी अंदर जो रॉक्स देखी, इसके साइड में जैसे इधर और इधर, इन दोनों के बीच में क्या है, ये कटक है। तो कटक के जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे चट्टानों की आयु देखी। तो आयु देखने पे उन्हें पता लगा कि जो नज़दीक चट्टानें हैं वो नज़दीक चट्टानें बिल्कुल नहीं है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो चट्टानें मिलती है हमें पुरानी।
पर ये जो चट्टानें हैं इतनी पुरानी नहीं है जितनी महाद्वीपों की चट्टानें हो। तो ये चट्टानें इतनी पुरानी है नहीं, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ट्रेंचेज है, इस ट्रेंचेज में ये जो सी फ्लोर है वो वापस जाके सबडक्ट हो रहा है, अंदर समाहित हो रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से लावा उठा, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ से क्या है, लावा उठा, और ये जो लावा है ऊपर की साइड जब खिसकेगा तो खिसकने पे क्या होगा, खिसकने पे जो ऊपर की ओर चट्टानें हैं उनको धक्का देगा, और धक्का देगा तो वो चट्टानें हो जाएगी साइड में, और वो साइड में होगी और ये नया लावा है फिर वहां पे जम जाएगा, फिर नया लावा निकलेगा, और फिर जो ऊपर की साइड में जो जमी हुई चट्टानें हैं वो क्या है, दूर होगी। इस तरीके से धक्का देने की वजह से जो ये चट्टानें हैं, जो पुरानी चट्टानें वो दूर होती जाएगी और नया लावा है वो बाहर की ओर होता जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि भाई इतनी पुरानी तो है ही नहीं भाई, जो महासागरों की और महाद्वीपों की चट्टानों की अगर आयु में कंपेयर करते हैं, आयु में तुलना करते हैं, तो महासागरों की आयु केवल और केवल 200 मिलियन ईयर से ज्यादा कोई पुरानी चट्टान ही नहीं है, जबकि महाद्वीपों पे चट्टानें देखते हैं तो वो 4 बिलियन साल पुरानी चट्टानें भी हमें देखने को मिलती है। तो इसका क्या कारण है? तो फिर इन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये सी फ्लोर है यानी सागर की तली है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाती है तो किनारों पे, जो महाद्वीपों के किनारे है वहां पे क्या है, ट्रेंच है, खाइयां हैं, उन खाइयों में ये समाहित हो जाती है, और समाहित हो जाने से ये जो पुराने वाला जो सी फ्लोर है ये मेंटल के अंदर समा जाता है, और इतनी पुरानी हमें 200 मिलियन ईयर से ज्यादा, 200 मिलियन सालों से ज्यादा कोई भी सागर की जो चट्टानें हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती। तो इस सिद्धांत को उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत कहा। और जब उन्होंने जो ये सिद्धांत कहा था 1960 में दिया था, तो इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं कहा था, इन्होंने कहा था इसकी जो रिसाइकलिंग हो रही है, क्या हो रही है, रिसाइकलिंग हो रही है, पुराना जो लावा है वो अंदर जा रहा है, नया लावा बाहर आ रहा है, रिसाइकलिंग कहा था। 1961 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग वर्ड है वो उन्हीं के ही एक साथी थे, डाइट्स महोदय, रॉबर्ट डाइट्स महोदय थे, उन्होंने 1961 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग शब्द दिया। फिर बाद में यही शब्द है पॉपुलर, साथ में जो हैरी हेस का सिद्धांत है उसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो जब उन्होंने 1961 में दिया था तो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन एवोल्यूशन बाय स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर, यानी कि महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों का इवोल्यूशन यानी कि निर्माण कैसे हुआ है, सी फ्लोर के स्प्रेड से। तो इस तरह से ये 1961 में दिया। ये कभी कभी ये जो सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत है ये किसने दिया, तो वहां पे आपको हैरी हेस और साथ में डाइट्स महोदय भी लिखा हुआ आता है, तो वो भी आंसर सही होगा, और कभी कभी केवल हैरी हेस आता है। फिर उन्होंने इनका जो ये पब्लिकेशन है बाद में 1962 में हुआ था, हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन के नाम से। अब इन्होंने ये हाइपोथेसिस तो दे दी थी, परिकल्पना तो दे दी थी, पर परिकल्पना को सिद्धांत की तभी मंजूरी मिलती है जब उसमें ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य प्रस्तुत हो। तो एक साक्ष्य तो इन्होंने दे दिया था कि वे चट्टानों की जो आयु है वो दूर जाते हैं तो पुरानी होती जाती है, और नजदीक है वो नई चट्टानें हैं। पर इससे ये संयोग हो सकता है, कुछ और प्रूफ चाहिए थे। तो इसके जो 1962 में इनका पब्लिकेशन हुआ, 1962 में पब्लिकेशन के बाद 1963 में वाइन एंड मैथ्यूज महोदय जो कि ब्रिटेन के थे, इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया। यही सवाल जब जून का पेपर हुआ था, जो ऑफलाइन पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें पूछा गया था वाइन और मैथ्यूज का। तो कनाडा के मॉर्ले थे और वाइन एंड मैथ्यूज थे ब्रिटेन के। वैसे मॉर्ले ने उसी साल 1963 में पब्लिकेशन के लिए ये पेपर तो भेज दिया था, पर जो जर्नल था उसने इनका पेपर है वो रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से ये पब्लिश नहीं हो पाया। सामने लोगों के ये वाइन एंड मैथ्यूज आया, बाद में पता चला कि मॉर्ले भी है। तो
कई जगह आपको मिलेगा वाइन, मैथ्यूज एंड मोरले, इन तीनों का एक साथ मिलेगा। तो इन्होंने क्या साक्ष्य प्रस्तुत किया? इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया जो पैलियो मैग्नेटिज्म, पूरा चंबकत्व वाला जो साक्ष्य है प्रस्तुत किया, मैग्नेटिक एनामोली का साक्ष्य प्रस्तुत किया, चुंबकीय विसंगति का, चुंबकीय विसंगति इंग्लिश में मैग्नेटिक एनामोली का साक्ष्य प्रस्तुत किया। तो ये जो साक्ष्य है वो क्या है? जैसे लावा निकलता है, कहाँ से निकलता है? मध्य महासागरीय कटक से नया लावा निकलता है। और जब लावा निकलता है तो लावे से जो निर्मित चट्टानें होती है, जो लावे से निर्मित चट्टानें होती है वो कहलाती है इग्नियस रॉक, उनको कहते हैं आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानों में क्या होता है? लोहा होता है, मैग्नेटाइट होता है। तो आग्नेय चट्टानें, और आग्नेय चट्टाने में क्या है? लोहा है, मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। तो इस लोहे में क्या होता है? इस लोहे के अंदर चुंबकीय गुण होता है, मैग्नेटिज्म होता है। और ये जो हमारा पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण है। और उस चुंबकत्व के गुण के कारण इसके अंदर जो, जब ये पिघली हुई चट्टान होती है तो इसके अंदर जो चुंबकीय कण होते हैं वो अलाइन नहीं होते, वो एक दूसरे के मतलब समानांतर या ऐसे मतलब जमे हुए नहीं होते। जैसे ही पृथ्वी के चुंबकत्व में ये आ जाते हैं तो ये एक तरह से जैसे जैसे ये मतलब चट्टान जैसे जैसे ठोस बनती जाती है। अब ये लिक्विड होता है, लावा तो जो मैग्मा है वो लिक्विड होता है, और जैसे ये जमता है तो जमने के बाद में ये इनकी जो अलाइनमेंट है वो फिक्स हो जाता है। तो जैसे लिक्विड होता है तो धीरे धीरे ये क्या है? अलाइनमेंट होता है इनका। जैसा पृथ्वी के अंदर क्या है, जैसे आपने कंपास का यूज किया होगा जो दिशा देखने के काम आता है, तो उस कंपास में आप देखते हो कि उत्तर दक्षिण दिखा रहा है। तो वो क्यों दिखा रहा है? पृथ्वी के चुंबकत्व के गुण के कारण हमें दिखा रहा है। तो जैसा उत्तर दक्षिण होगा, जैसे मान लो कि पृथ्वी के अंदर जो होता है वो उत्तर में क्या है? साउथ है, और दक्षिण में क्या है? नॉर्थ है। इस वजह से जो हमारा उत्तर है इसका उल्टा दिखाता है। कभी आपने दो चुंबकों को ऐसे देखा होगा तो या तो वो अट्रैक्ट करती है या फिर एक दूसरे का विकर्षण करती है, कभी आकर्षण करती है और कभी विकर्षण भी देखा होगा। तो ये जो आकर्षण है साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से क्या है? ये अलाइन हो जाते हैं। अब इसके जो संपर्क, इसके अनुसार क्या है? उत्तर दक्षिण दिशा में ये अलाइन हो जाते हैं, एक तरह से समानांतर। आप देख रहे होंगे ऐसे सारे के सारे जो कण हैं, चुंबकीय कण हैं वो एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, और इसी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये पुराने जमाने में था तो पैलियो मैग्नेटिज्म हो गया। तो जैसे आप देख रहे हो कि नॉर्मल में क्या है? नॉर्मल में जो पृथ्वी के अंदर चुंबक है वो तो है, दक्षिण में क्या है? नॉर्थ है, और उत्तर में क्या है? साउथ है। और कभी कभी क्या है? ये रिवर्स भी हो जाती है, कभी कभी ये जो चुंबक है उल्टी भी हो जाती है। तो पुराने कई सालों में ये उल्टी भी हो गई। तो ये जो उल्टी हो गई तब हमारी जो चट्टानों की पट्टियां देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी? उल्टी देखने को मिलेगी। तो जैसे ये वाला जो कलर है ये है नॉर्मल, ये वाला कलर है नॉर्मल, ये है उल्टा। सॉरी, ये वाला जो नॉर्मल है, ये सारे जो जितने भी है ये सारे के सारे नॉर्मल है, और इनके बीच में जो सफेद पट्टियां हैं वो है रिवर्स, उल्टा। तो जो इनके बीच वाली जो सफेद पट्टियां हैं वो है उल्टी। तो कभी ये जो मैग्नेटिज्म का गुण है कभी सीधा रहा कभी उल्टा रहा। इस वजह से जो ये जो पट्टियां हमें देखने को मिल रही, जैसे शुरुआत में मैग्नेटिक रिज है, उससे लावा निकला, ये लावा दूर गया, और उनके बीच में क्या है? जो स्पेस रहा, यानी कि उस समय क्या है? जो मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग थी, मैग्नेटिक पट्टियां थी, वो हो गई उल्टी, उनका अलाइनमेंट उल्टा हो गया। पहले जैसे ऐसे थी अलाइनमेंट, ये सीधा था, तो इस वाले में ये उल्टा हो गया। तो इनकी जो चट्टानों की उन्होंने मैग्नेटिज्म का गुण देखा अलग अलग जगह, अटलांटिक महासागर में वाइन, मैथ्यूज और मोरले ने, तो उन्होंने यही पाया कि ये सारे भाई चुंबकीय गुण हैं, ये इसका प्रूफ देता है
कि ये यहाँ पे जो है नया लावा था और धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे पुराना लावा है। तो इस तरीके से इस सिद्धांत को हमें मजबूती मिली और फिर जो ये सिद्धांत है आगे जाके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में तब्दील हो गया। अब इस सिद्धांत में दो बड़ी समस्याएं आई और वो दो बड़ी समस्याएं थी कि जो सागर के अंदर आप कुछ हॉट स्पॉट देखते हैं उस समय हॉट स्पॉट बिल्कुल नहीं थे। जैसे कि ये हवाई द्वीप देख रहे हैं, तो ये जो प्लेट के बीच में जो हवाई द्वीप है ये कैसे आ गया? तो ये जो हवाई द्वीप से पूरा ऐसे ये एक तरह की हॉकी की स्टिक बन रही है, ये वाली जो पट्टी है ये हॉट स्पॉट के कारण बनी है। तो इसका जो विश्लेषण है आगे जाके इस समस्या का निवारण है वो ट्रूजो विल्सन ने दिया था। और ट्रूजो विल्सन ने एक तो ये जो दिया था हॉट स्पॉट वाला, दूसरा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का भी दिया। तो अगले वीडियो में हम जो इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।